रिद्धि सोचने लगी कि आखिर क्या सच है क्या नहीं। एक तरफ रिदम सर प्यार और बीबी दोनों ही चीज से मना करते हैं। वो बीबी मुझे मानते नहीं है तो फिर आजकल मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हैं, क्यों मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो मेरे साथ अब रुडली बिहेव भी नहीं करते। क्या ये सब समीर के द्वारा की गई हरकत की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और। रिद्धि की चुपचाप सोचने लगी। रिद्धि को सोचते देख तारा बोली, क्या हुआ, अब क्या सोच रही है। जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। क्या पता सर को तुझसे प्यार हो गया हो पर अभी अपने मुंह से बोल न पा रहे हों। जो भी हो रिद्धि, अब तू भी सब भूल कर आगे बढ़ और मेरे हिसाब से तू अब सर के साथ थोड़ा इस रिश्ते में और आगे बढ़ और सर के साथ टाइम स्पेंड कर, थोड़ा उनको और समझ और खुद को समझने का मौका दे। तारा की बात सुनकर रिद्धि हल्के से मुस्कुराए और बोली, तारा अब तक भी रिदम सर ही कर रहे थे जो कर रहे थे वो, और आगे भी वो जो करेंगे ठीक ही करेंगे। तारा रिद्धि थोड़ी देर और बात करती रही, फिर तारा उठकर अपने काम करने चली गई और रिद्धि भी वापस से रिदम के केबिन में आ गई थी। वो रिदम के आने वाले टाइम की मीटिंग्स और आने वाले प्रोजेक्ट फाइल देखने लगी। रिदम अपनी मीटिंग में था और रिद्धि अपने काम में लगी थी। दोनों ही अपना अपना काम कर रहे थे। काम करते करते कब शाम हो गई पता न चला। शाम के टाइम रिदम रिद्धि दोनों एक साथ घर के लिए निकले थे। रिदम और रिद्धि एक साथ घर में घुसे थे। ये देख हाल में बैठी दादी मन मन मुस्कुराने लगी। चलो अच्छा है, अब रिदम अपनी बीबी को समझने लगा है, हमारे लिए इससे अच्छा और क्या होगा। दादी अपनी सोच में घूम थी और रिदम और रिद्धि दोनों अपने रूम में आकर चेंज करके खाना खाने नीचे आ गए थे। आज सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाने के टाइम पे कोई कुछ बोला नहीं, पर नीता चाची और कियारा दोनों ही रिद्धि को देख मन ही मन बहुत गुस्सा हो रही थीं। खैर इन दोनों के अलावा पूरा घर बहुत खुश था कि रिदम अब रिद्धि को समझ रहा है। रिदम के इस बदले चेहरे से सभी लोग खुश थे। सबको एक उम्मीद से बंध गई कि अब रिदम रिद्धि को अपनी बीबी मान ही लेगा, एक न एक दिन वो सब ठीक कर लेगा। सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में आ चुके थे। रिदम अभी बालकनी में आकर रोहन से फोन पे बात कर रहा था। रिद्धि दिन भर की थकी हुई थी, उसको नींद आ रही थी, पर वो रिदम का वेट कर रही थी। रिदम थोड़ी देर बाद आया तो देखा रूम की लाइट बंद थी। रिदम ने धीरे से आवाज दी, रिद्धि। रिद्धि ने पहली ही आवाज पे सुन लिया था, क्योंकि आज रिदम ने पहली बार रिद्धि को उसके नाम से पुकारा था, वो भी अपने पति होने के हक से। रिद्धि तो इसी चीज से बहुत खुश हो गई थी। वो कुछ सोचकर चुप रह गई। रिदम को लगा कि रिद्धि सो गई है इसलिए बोली नहीं है। रिदम ने अपने फोन एक तरफ बेड के बगल वाली टेबल पे रखा और अपनी तरफ की जगह पे आकर बेड पे लेट गया। रिदम ने बेड पे आकर पीछे से ही रिद्धि को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बार रिद्धि की पीठ रिदम के पेट को छू रही थी। रिदम ने पीछे से ही रिद्धि को अपनी बाहों में भर लिया था। रिद्धि रिदम के प्यार भरे एहसास से शर्मा गई थी। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। रिदम भी चुपचाप सो गया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब रिदम और रिद्धि दोनों एक दूसरे से थोड़ा नॉर्मल तरीके से भी बातें करने लगे थे। घर में भी सभी लोग बहुत खुश थे कि रिदम रिद्धि को अब अपनी बीबी मानने लगा है। दादी तो रिदम और रिद्धि को देखकर मन ही मन खुश होती थी। एक दिन रिदम रिद्धि ऑफिस जा रहे थे, वही दादी और माँ दोनों बैठी थी। दोनों रिदम में आए परिवर्तन को देखकर बहुत खुश थीं। रिदम और बाकी सभी लोगों के घर से चले जाने के बाद दादी माँ से बोली, कविता अब लगता है वो टाइम आ गया है जब हमें शर्मा जी से मिल लेना चाहिए। रिद्धि के मामा को फोन करो और मिलने की जगह भी बता देना। कविता जी बोली, हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, हम लोग रिद्धि के मामा से मिल ही लेते हैं, आखिर वो बेचारे भी तो कितने समय से वेट कर रहे हैं। फिर कविता जी ने फोन निकलकर रिद्धि के मामा को फोन लगाया और बोली, शर्मा जी अब लगता है वो समय आ गया जिसका हम सबको वेट था। मैं और माँ दोनों आपने मिलने आ रहे हैं। शहर से बाहर की तरफ जो मंदिर है वही मिलते हैं, वहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी और कोई हमको पहचानता भी नहीं होगा। से रिद्धि के मामा बोले, ठीक है आप लोग आइए, मैं मिलता हूँ आपको वही। इतना कह के कविता जी ने फोन काट दिया। से रिद्धि के मामा बोले, ठीक है आप लोग आइए, मैं मिलता हूँ आपको वही। इतना कह के कविता जी ने फोन काट दिया। कविता जी ने दादी से तैयार होने के कहा और खुद भी तैयार होने चली गई। दूसरी ओर रिदम और रिद्धि ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी रिद्धि के पास उसके भाई का फोन आया। रिद्धि ने फोन उठाया और उसे बात करने एक कोने में चली गई थी। उधर से रोनी बोला, दी मुझे अभी 1 लाख रुपए की जरूर है, प्लीज आप मुझे अभी पैसे भेज दो, रीजन मैं बाद में बता दूंगा।
वो बहुत घबराया हुआ बोला तो रिद्धि भी बहुत परेशान हो गई थी। उसकी बात सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे, क्योंकि वो तो अपनी सारी सैलरी पहले ही खर्च कर चुकी थी। आधे पैसे रोनी की फीस के, आधे जो उसने एडवांस लोन लिया उसके काट गए। अब उसके पास मुश्किल से 5,000 रुपये होंगे। अब वो अचानक से 1,00,000 रुपये कहाँ से दे। वो बहुत परेशान हो गई थी। उसको अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। वो कहाँ से इतने पैसे अचानक से लाए। वो कुछ भी नहीं बोली। रिदम उसकी ओर देख तो रहा था पर बोला कुछ नहीं। रिद्धि बिना कुछ रिदम को बताए भरी आंखों से केबिन से बाहर आ गई और वो आकर सीधे तारा के पास आई। उसकी आंखें बरसने को हो रही थी, इसलिए वो बिना तारा को कुछ भी बताए वो सीधा कुछ छत पे ले आई थी। तारा भी अचानक से रिद्धि के इस बिहेव से बहुत परेशान थी। वो बोली, क्या हुआ रिद्धि, तू अचानक से इस तरह क्यों ले आई मुझे। रिद्धि ने सारी बात तारा को सुनाए और बोली, मुझे जल्दी ही तू 1,00,000 रुपये दे दे यार, मेरे भाई को जरूर है, वो किसी मुसीबत में है। तारा ने उसकी बात सुनी और बहुत ही दुख के साथ बोली, काश यार मैं तुझे दे पाती, पर तू भी जानती है ना मेरे सारे पैसे मेरे भाई बहन और घर के खर्चे में खत्म हो जाते हैं। मेरे घर में मैं ही कमाने वाली हूँ, मेरा भाई अभी पढ़ रहा है, पापा की जगह मैं ही तो नौकरी करती हूँ। तो बता तू मैं कहाँ से पैसे बचा पाए, और थोड़े बहुत बचते हैं उनको माँ ने फिक्स डिपॉजिट में डाल रखा है, तो सारी यार मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाई। तारा की बात सुनकर रिद्धि बहुत ही मायूस हो गई। तभी उसके भाई का वापस से फोन आया और बोला, थैंक यू दीदी पैसे भेजने के लिए, और जीजू को भी बोलना मेरी स्टडी कंप्लीट होते ही मैं उनके ही ऑफिस में काम करूंगा, उसके बाद सारे पैसे लौटा दूंगा। रिद्धि रोनी की बात सुनकर थोड़े आश्चर्य से बोली, क्या पैसे आ गए, पर कैसे। खैर वो छोड़, ये बता बात क्या हुई थी। रोनी बोला, दीदी मेरी जो कॉलेज की लड़की है न सबसे रिच, उसका गलती से मेरी वजह से फ़ोन टूट गया था और वो 1,00,000 का था और वो मुझसे पैसे मांग रही थी और मैं नहीं देता तो वो पुलिस को बुलाने की कह रही और बोल रही कि वो मुझे झूठे केस में अंदर करवा देगी अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो। दी मैं बहुत डर गया था, इसलिए तुरंत आपको पैसे भेजने को कहा और देखो आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अपने भाई को जेल जाने से बचा लिया। रोनी तो बहुत खुश था पर रिद्धि के दिमाग में बाल पड़ गया था कि पैसे कहाँ से गए। वो तारा से ज्यादा कुछ न बोली, बस फोन पे हुई बात बताकर वापस से केबिन में आ गई और रिदम की ओर शक भरी नजर से देखने लगी। रिदम भी उसे पूरी तरह इग्नोर करके अपना काम कर रहा था और काम करते करते गुस्से से बोला, गुप्ता जी के प्रोजेक्ट वाली फाइल लेके आओ अभी के अभी। रिद्धि समझ नहीं पाए रिदम के गुस्से की वजह, पर फिर भी वो उठकर वहां से फाइल लेने आ गई थी। दूसरी ओर कविता जी और दादी दोनों रिद्धि के मामा से मिलने मंदिर पहुंच गई थी। रिद्धि के मामा बोले, कविता जी आप और दादी ने अब तक मुझे जो करने को कहा मैंने किया, अपनी भांजी को अपने आप से दूर रखा, उसे खुद इतना मजबूर कर दिया कि वो वापस लौटकर घर न आने की सोचे, और मैंने उससे रिश्ता भी आपके कहने पे तोड़ लिया था। पर अब तो आप लोग बता दीजिए आपने ऐसा क्यों करवाए, मेरी बिन माँ बाप की बेटी को अकेला छोड़ मुझे कितना दुख हुआ ये मैं ही जानता हूँ, पर फिर भी आप लोगों ने भरोसा दिलाया, इसलिए सब आप लोगों के भरोसे छोड़ मैं कभी अपनी भांजी से मिलने तक नहीं गया, ये जानते हुए भी कि मेरी बच्ची कितना रोई होगी हमारी याद में। कविता जी बोली, आप सही कह रहे, जो दीनदयाल जी पर हमने आपको भरोसा दिलाया था तो आपके भरोसे की लाज भी रखी। रिद्धि से बेशक रिदम नाराज था, पर मैंने और माँ ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसका हर कदम पे साथ दिया और उसी का रिजल्ट है। रिदम भी अब बदल रहा है, वो धीरे धीरे रिद्धि को समझने लगा है, अब उसके साथ खुश रहने लगा है, रिद्धि भी अब उसके साथ खुश रहती है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो दूर नहीं, जब रिदम पुणे मन से रिद्धि को अपनी पत्नी मान लेगा। और दूसरी ओर हम लोगों ने जिस मकसद से रिद्धि को इस घर में लाए थे वो भी थोड़ा थोड़ा पूरा हो गया है। अगर उस दिन उस लड़की शाहनैया की जगह रिद्धि नहीं बैठती तो हमारा घर कब का बर्बाद हो चुका होता, हमारा सारा बिजनेस हमारे हाथ से चला जाता और हम कुछ नहीं कर पाते। दीनदयाल जी अब कैसे भी करके हम उस तीसरे इंसान तक पहुंच जाए जिससे वो शाहनैया मिली हुई थी और उस रात वो पर्दे के पीछे खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। वैसे तो हमारे दोनों छोटे बेटे उस सच को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा है। पर जिस दिन शहनाया के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे और उस तीसरे इंसान का पता चल जाएगा, उस दिन हम खुद रिदम को हकीकत बता देंगे कि रिद्धि को मंडप में किसने भेजा और क्यों। और हम दोनों को भरोसा है कि रिदम सच जानकर और भी ज्यादा रिद्धि की रिस्पेक्ट करने लगेगा। पर तब तक आप थोड़ा और साथ दीजिए हमारा और अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने से सच छुपा लेना। दीनदयाल जी हाथ जोड़कर बोले, हमको आप दोनों पे भरोसा है, आप लोग जल्दी कीजिए, अब अपनी बिटिया से दूर होना बहुत मुश्किल हो रहा है।
माँ और कविता जी दोनों ने दीनदयाल जी को आगे का प्लान बताया और उनको भरोसा दिलाकर वहां से घर जाने को कहा और खुद भी वापस घर आ गई थी। सब लोग घर आ चुके थे। रिदम और रिद्धि अभी भी ऑफिस में थे। रात के 9 बज गए थे। रिदम अभी भी काम कर रहा था। वो थोड़े गुस्से में था जिसका रीजन रिद्धि को समझ नहीं आ रहा था। रिद्धि टाइम को देखकर धीरे से बोली, सर टाइम बहुत हो गया है, घर सब वेट कर रहे होंगे, दादी चिंता करेगी तो हमको घर चलना चाहिए। रिदम ने तिरछी नजर से रिद्धि को देखा और वापस काम करने लगा। रिद्धि उसके ऐसा रिएक्शन देखकर कुछ न बोली आगे। रिदम चुपचाप काम किए जा रहा था। रिद्धि उसको देखे जा रही थी। देखते ही देखते कब रात के 11 बज गए उसे पता भी न चला। रिद्धि को जोरों की भूख लग रही थी पर वो कह नहीं पा रही थी। वो अपने नाजुक से पेट को पकड़कर रिदम को देखे जा रही थी। रिदम तो आज रिद्धि को परेशान ही किए जा रहा था। रिद्धि ने थक हार कर बोला, सर चलिए न घर। रिद्धि का इतना कहना था कि रिदम ने फाइल दूसरी ओर फेंकी और गुस्से में उसकी ओर आकर उसको बाजू से पकड़कर उठाया और गुस्से में दांत पीसकर बोला, घर जाना है ये बोल सकती हो ना? भूख के मारे पेट दर्द हो रहा है ये नहीं बोल सकती? तुम्हारे भाई को तुम्हारे पैसों की जरूरत थी वो भी नहीं बोल सकती? अकेली परेशान हो सकती हो पर बता नहीं सकती? बस घर जाना है ये याद दिला सकती हो? रिदम की बात सुनकर रिद्धि की भौहें तन गई। वो समझ गई कि रिदम क्यों नाराज था उससे। वो आंखें बड़ी बड़ी करके रिदम को देखे जा रही थी। तभी रिदम वापस से बोला, अब पेट क्या मुझे घूर कर ही भरना है? रिद्धि ने नजरें नीची कर ली और हल्की सी गर्दन हिलाकर बोली, सॉरी सर। रिदम ने रिद्धि को खुद से दूर किया और बोला, कल मलेशिया जाना है, वहां के क्लाइंट से मैं खुद मीटिंग करूंगा, इसलिए आज सारी फाइल घर लेके चलना और हाँ अपनी और मेरी दोनों की पैकिंग कर लेना। रिदम ने आदेश देते हुए कहा। तो आद्या ने बस गर्दन हिला दी और कुछ नहीं कहा। रिदम आधा दोनों ऑफिस से बाहर आ गए थे और टाइम को देखते हुए रिदम ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ घुमा दी और रिद्धि के साथ खाना खाने चला गया। दोनों खाना खाते टाइम भी चुप ही थी। खाने के बाद भी दोनों चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गए। रिद्धि रिदम का गुस्सा अच्छे से समझ रही थी इसलिए कुछ बोलना चाह रही थी पर बोली नहीं। दोनों कब चुपचाप घर आ गए थे पता ही न चला। रूम में आते ही रिदम ने अपना लैपटॉप रखा और चेंज करने चला गया। रिद्धि कल रात भी ठीक से नहीं सो पाई थी और आज भी दिन भर की थकान की वजह से उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो रिदम के आने का वेट करने लगी पर रिदम को देर होने लगी। वो वही बिस्तर पे बिना कपड़े चेंज किए लुढ़क गई। रिदम जब बाहर आया तो देखा रिद्धि बिना चेंज किए बेड पे बिखर गई है। रिदम ने अपने पांव बेड की तरफ बढ़ाए और रिद्धि के पास जाकर उसको ठीक से लिटाया। रिदम बेड पे आकर पीछे से उसकी ओर से आकर रिद्धि को ठीक करने लगा। रिद्धि गहरी नींद में नहीं जा पाई थी तो जैसे ही रिदम ने उसको सीधा लिटाया तो रिद्धि जाग गई। वो रिदम की आंखों में देखने लगी। इस टाइम रिदम के हाथ उसकी कमर से लपेटे हुए थे और आधे से ज्यादा रिद्धि पे झुका हुआ था। रिदम रिद्धि दोनों आंखों में देखने लगे। रिदम ने अब गौर से रिद्धि को देखा। निदों में रिद्धि और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। रिदम ने उसकी कमर पे अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपनी ओर खींचकर उसे अपने सीने से चिपका कर बोला, कपड़े चेंज करने में भी दिक्कत है क्या, या कहें तो दूसरा वॉशरूम भी बनवा दूं रूम में? रिदम से बहुत आराम से बोला और रिद्धि के होंठों को देखने लगा। रिद्धि उसकी बातों को मतलब समझ चुकी थी इसलिए कुछ कहने के लिए अपने होंठों को खोलने वाली थी। रिदम उसके सुर्ख गुलाबी लबों को गौर से देख रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।